रिकॉर्ड। हाँ बच्चों, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जो नया पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। कोई तुमसे पूछे अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो हीलियम एटम को हम अच्छी तरह जानते हैं। 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दो। अब जो आपकी आंखों के सामने है वो अल्फा पार्टिकल है। इतना सा ध्यान रख लोगे तो इसकी जितने भी कुछ भी पूछेगा आपसे तो आप आराम से बता पाओगे। व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो आप क्या कहोगे, +2। व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो आप कहोगे 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, या फिर 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर 4 AMU आप बोलोगे। बस खत्म। या कोई दूसरा तरीके से आप बोलो कि भाई 2 प्रोटॉन उठा लाओ, 2 न्यूट्रॉन उठा लाओ, चारों पार्टिकल्स को एक साथ बिठा दो। अब जो नया पार्टिकल बन गया उस पार्टिकल को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसको Z से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आइडेंटिटी होती है एटम की, पहचान होती है। इट मीन्स कितने भी एटम हो, अगर उनके एटॉमिक नंबर सेम हैं तो वो सेम ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सेम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग अलग हो जाए, क्योंकि ये उसकी शक्ल होती है, चेहरा होता है एक तरीके से। तो इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम। मास नंबर, बताओ मास नंबर को तुम क्या बोलोगे? Number of protons प्रोटॉन and प्लस neutrons. Protons न्यूट्रॉन। plus Of neutrons, protons yes. and neutrons. बिल्कुल सही जवाब। तो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ हाँ, सिंपली अपन ऐसे इक्वेशन बनाते हैं, A इज इक्वल्स टू Z प्लस N। इसके बाद अपन बात करें चार्ज ऑन एटम। एटम पर चार्ज की बात करें तो बेटा एटम पे जब एटम पैदा होता है तब उस पे चार्ज कितना होता है, बताओ? Zero. जीरो। जीरो। क्यों होता है जीरो? क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं, तो उनमें डिफरेंस की वजह से आएगा बेटा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो डिफरेंस कितना आता है, जीरो, इसलिए चार्ज जीरो होता है। तो चार्ज इज ड्यू टू सम और डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बोलो। डिफरेंस। Difference. हाँ, तो इट इज ड्यू टू, इट इज ड्यू टू डिफरेंस between proton and electron in an atom. So it is due to difference in protons and electrons. तो चार्ज को अगर मैं Q बोलूं, Q, तो बेटा Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्रोटॉन में से किसको हटा दें? इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव ज्यादा हो गया, बताओ। आता ना मैथमेटिकल चीज है तुम्हें। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो नेगेटिव ज्यादा हो गए तो नेगेटिव आ जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा, दोनों बराबर है तो जीरो आ जाएगा अपने आप ही। ठीक, अब इन तीनों को मिला के एटम का प्रॉपर सिंबल लिखा जाता है। तो नेक्स्ट लेते हैं प्रॉपर सिंबल ऑफ एटम। प्रॉपर सिंबल ऑफ एटम, तो भाई कौन से एलिमेंट का है ये लिखना पड़ेगा ना बेटा एटम के लिए। तो ये तो आ गया एलिमेंट कि भाई सोडियम है तो Na आ जाएगा, मैग्नीशियम है तो Mg आ जाएगा, फॉस्फोरस है तो P आ जाएगा। तो X तो उसका सिंबल हो गया, यहां उसका Z, यहां A और यहां Q, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये उसका प्रॉपर सिंबल होता है। एक एग्जांपल लेता हूं मैं इसका। इसमें X क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। सिंबल ऑफ एलिमेंट बाकी सारे अपने लिख लिए बेटा। Q क्या है, चार्ज है। Z क्या है, प्रोटॉन्स हैं। A क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है। एक एग्जांपल से इस बात को अपन क्लियर करते हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना अभी? यस Yes, सर। sir. ठीक है, चलो मान लो बेटा कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है N-3
7, 15। यहां से आप क्या क्या बता सकते हो? बताओ इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7 7 वेरी गुड। न्यूट्रॉन 8 8 प्रोटॉन 8 8 7, 8 और इलेक्ट्रॉन बोलो 10 10 -3 आएगा तो 10। बिल्कुल। तो ये तो सबको वेरी क्लियर है। चलो गुड, बढ़िया रहा भाई। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो, मैंने सिर्फ एक रिवीजन टाइप ही है ये तो भाई। बहुत ही बेसिक बात है कि हर बच्चे को ये आना चाहिए। जो मोल वोल में भी हमने यूज कर लिया था, कईयों का मोल में गड़बड़ा रहा था, इलेक्ट्रॉन कैसे लाते हैं, प्रोटॉन कैसे लाते हैं, न्यूट्रॉन कैसे लाते हैं, वो सब चीजें ये मान के चलते हैं कि भाई 10 तक तुम लोग ये पढ़ चुके होते हो। बस इस तरह से अपन बना लेते हैं बेटा, कोई ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। चलो देखो तुम इसका कैसे बनाओगे। आयरन +3 है, 26, 56। फटाफट तीनों बता दो। 26 प्रोटॉन, 30 प्रोटॉन न्यूट्रॉन और 26 न्यूट्रॉन 23 इलेक्ट्रॉन्स। 26 हटाओ उसमें से। 30 23 30 30 23 electrons. 23 ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन लेते हैं। अभी इसमें ज़्यादा आ गया, मतलब इसमें कोई माथा पची करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन नहीं बनता है तो हमें लगातार उस तरह की प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट लेते हैं आइसोटॉप्स। क्या होते हैं बेटा आइसोटॉप्स? एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर चेंज। Mass number. देखो बात सही है, लेकिन थोड़ा अपन ऐसे बोलें कि आपकी आंखों के सामने दो एटम आ गए साहब, ये दो एटम आपके सामने आके बैठ गए। अब ये कह रहे हैं कि हम तो आइसोटॉप हैं, हम तो आइसोबार हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो हम इनसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? हम पूछेंगे बेटा बताओ तुम्हारा एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन्स कितने हैं तुम्हारे अंदर। तो ये कहेगा मेरे अंदर 6 प्रोटॉन है, ये कहेगा 7। अब हम कहेंगे अब तुम मत बोलो, हम बोलेंगे तुम आइसोटॉप नहीं हो। तुम तो, तुम्हारा नाम ही अलग अलग है, तुम तो कार्बन हो, तुम नाइट्रोजन हो। तो नाम अलग होने का मतलब वो अलग चीज है। और इसको देखो, आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। और टॉप्स का मतलब होता है पोजीशन। तो पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन किसकी आएगी? जिसके प्रोटॉन सेम होते हैं। जैसे इन दोनों की पोजीशन सेम आएगी क्या? कार्बन अलग जगह जाके बैठेगा, कार्बन यहां बैठेगा और ये नाइट्रोजन यहां बैठेगा। अगर ये भी 6 ही रखता, भले ही इसका मास अलग अलग होता, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो इनको सेम पोजीशन मिलेगी, एक ही चेयर मिलेगी सेम, वहां जाके बैठना पड़ेगा भाई तुम्हें। तो आइसोटॉप्स को बेटा कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं डिफाइन करूं, जैसे आपने भी बोला था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास, एक डेफिनेशन। दूसरी, इसको अलग तरीके से डिफाइन करो, एटम्स हैविंग सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, आइसोटॉप्स होंगे। atoms having same atomic number but a different mass number will be isotope। तो एक ही बात को कई तरीके से बोला है मैंने अलग अलग। तो ऑप्शंस आ जाते हैं कई बार, तो रटी रटाई पे गड़बड़ हो जाता है। तो हम तो बेसिक डेफिनेशन ध्यान रखेंगे कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग मास वाले एटम्स होते हैं। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स का ही नाम है, दो एक साथ आगे बोलूंगा आइसोटोप हो भाई तुम। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element have different mass। एग्जाम्पल देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में सब जानते हैं H11, H12, जिसको ड्यूटेरियम बोल देते हैं D12, और तीसरा है H13, ट्रिटियम ट्रिटियम भी बोल देते हैं T13।
ये 3 आइसोटॉप से क्यों है बेटा ये आइसोटॉप्स? क्योंकि तीनों का Z एलिमेंट सेम है, 1 1 1। अगर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो 0 1 और 2। ये जेई मेंस में आया हुआ सवाल है भाई। आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन फिर नीचे ऑप्शन थे बस। अब आप खुद सोच लो, 5th 6th क्लास में पढ़ लेते हैं शायद ये वाली बात, तो अपन शायद पढ़ लेते होंगे यार, 9 10 में पढ़ लेते होंगे यार। ये हाइड्रोजन के सबसे पहला नाम ही हाइड्रोजन का ही आता है, और ये जेई में भी लास्ट ईयर ही आया है, या हो सकता है इसी साल आया हो। अभी जो 2 अटेम्प्ट हो गए ना उनमें आया है। और ए दोनों का सम होता है तो 1 2 एंड 3। अब तुम खुद देख सकते हो इनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एटम्स हैविंग सेम Z बट डिफरेंट N। दूसरी डेफिनेशन, एटम्स हैविंग सेम Z बट डिफरेंट A। तीसरी डेफिनेशन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट N। तो कई तरीके से बोल सकते हैं जो पिक्चर आपके सामने है उससे। ठीक है, तो बताओ कौन सा एटम ऐसा है जिसमें प्रोटॉन ही होता है अकेला? दुनिया में एक ही प्रोटियम। एटम ऐसा, हाँ प्रोटीन। दुनिया में एक ऐसा प्रोटियम। एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम, एक आइसोटोप ऐसा है जिसमें ओनली प्रोटॉन होता है अकेला। अब बताओ हाइड्रोजन एटम को छील दें तो क्या बचेगा? प्रोटॉन। 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 तो वो न्यूक्लियस बचेगा, उसी को प्रोटॉन कहते हैं बेटा, वही प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को छीलने के बाद आता है प्रोटॉन, और हीलियम को छीलने के बाद आता है अल्फा पार्टिकल। और हाइड्रोजन के छिलके को बोलते हैं बीटा पार्टिकल। नाम सुना होगा, अल्फा बीटा गामा। यस सर। Yes, sir. तो हाइड्रोजन का जो छिलका उतार के आपने फेंका है, उस छिलके में कौन है भैया? इलेक्ट्रॉन। Particle. बीटा। तो बीटा रेज। वो बीटा रेस बनाता है। चलो ये आ जाएगी धीरे धीरे, अभी थोड़ा थोड़ा जो सिस्टमेटिक चलते चलो, एक 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 सब ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे अभी आइसोटॉप एक 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 चीज की लिस्ट बनाते सर चलते। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना? हाँ इलेक्ट्रॉन होता है। तो सर वो एक इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल है? हाँ वो एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है ना, तब अपन उसको बोलते हैं कि वो बीटा पार्टिकल है। उसी का नाम है कहने का मतलब बीटा पार्टिकल। चाहे इलेक्ट्रॉन बोल दो चाहे बीटा पार्टिकल बोल दो, लेकिन वो जब बाहर निकलता है तब उसका नाम अपन अलग दे देते हैं। आइसो बार, बताओ बार का मतलब क्या होता है? मास। यस तो सर। आइसो बार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। नोट करते चलना साथ के साथ, नहीं लिख पा रहे तो मैं रुक जाऊंगा। एटम्स ऑफ, सर हाँ सर आइसोटोप का एक और एग्जांपल लिखवा दो जैसा हाइड्रोजन। और ले लेते हैं, मतलब खूब है एग्जांपल। तो तुम्हें तुम्हें एग्जांपल लिखने नहीं है, तुम्हें देखना होता है केवल। तो दूसरा एग्जांपल एक और देखो। ऑक्सीजन की ही बात कर लो। ऑक्सीजन 6, सॉरी कितने नंबर का आता है बेटा ऑक्सीजन? 8। 8 नंबर का। तो ऑक्सीजन 8 17 15। सर ये लाइन गलती से चल गई थी। क्या? कोई बात नहीं, डिलीट कर दे बेटा, नहीं हो रही डिलीट। तू ही कर पाएगा, ये मेरे से नहीं होगी डिलीट। हाँ बस इस तरह से, तो ये दिख जाता है बेटा ऊपर से अलग। और एग्जांपल देखो, कार्बन का ही ले लो, C12 और C14, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो C13 भी तो होता है। बिल्कुल होता है बेटा, C13 भी होता है, बिल्कुल होता है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम Atomic but same mass number. डिफरेंट एलिमेंट बोलते ही हो गया बेटा वो काम। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास।
सर जैसे आर्गन एंड कैल्शियम है। बिल्कुल, C14 और N आर्गन और कैल्शियम है, अलग अलग एलिमेंट है। C14 और N डिफरेंट एलिमेंट, आइसोटोप में ही सेम एलिमेंट आएगा, बाकी सब में डिफरेंट एलिमेंट आएगा। आइसोटोन्स, नेक्स्ट। same number of neutrons। बिल्कुल सेम नंबर, तो डिफरेंट होगा ये भी, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having same number of neutrons। एग्जाम्पल, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलग अलग एलिमेंट है कि नहीं है? Yes sir। यस सर। Yes. इनके न्यूट्रॉन्स देख लो, प्रोटॉन्स देख लो, तो ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंट प्रोटॉन बट सेम न्यूट्रॉन। वो तो वहीं से निकल के आ जाएगी अपने आप डेफिनेशन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें एटम्स नहीं, कुछ भी हो, ये सबके लिए एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी हो, तो स्पीसीज having same number of electrons, species having same number of electrons are called isoelectronic species। एग्जाम्पल देखिए, अगर अपन बात करें नाइट्रोजन से चलें, N-3, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन माइनस, नियोन, सोडियम प्लस, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। आराम से इलेक्ट्रॉन गिन लो बेटा इनमें, बाकी कुछ भी डिफरेंट हो, सेम हो, उससे लेना देना नहीं है, हमें ओनली इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम होगा, दैट्स ऑल। तो बताओ इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, देंगे 10. 10 है सबके। सबके 10 है। दैट्स व्हाई ऑल दीज स्पीसीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगला एग्जांपल, CO2, N2O, N3-, Cn2-2। इन सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करो, देखे बेटा 22। देखो कैसे काउंट करोगे। कार्बन के कितने हो गए? 6। डायरेक्ट हवा में कर लोगे यार, इतना छोटे मोटे ऐड तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। 6 और वो होता है, एक में 8 हो गया तो दो में 16। 16 + 6 बोले तो 22। 22. 22। उधर देखो, 2 नाइट्रोजन का 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 14 और 8 22। 3 नाइट्रोजन का 7 7 7 7 3 जा 21। नेगेटिव का 21। मतलब, नेगेटिव का मतलब एक +1 इलेक्ट्रॉन Yes. एक्स्ट्रा है, बिल्कुल। तो 22। एक कार्बन
6 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन, 14 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हैं। कितने हो गए? 22. 22. All these species are isoelectronic species. अब एक क्वेश्चन बना लो तुम, आइडेंटिफाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन द फॉलोइंग। बस इस तरह का काम होता है। आइडेंटिफाई आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन द फॉलोइंग्स। चलो पहला है N2 C2-2 CO CN-NO+, फॉस्फेट, सल्फेट, परक्लोरेट। Sir, A. हाँ, मोर देन वन भी करेक्ट हो सकते हैं। पहले में सारे ही आ रहे हैं। सही बात है, आ रहे हैं। So B भी correct है। Yes, sir. इसमें 50 है। सी रॉन्ग है। Yes, sir. C wrong है। बिल्कुल सही है। बस तो इसमें तो तुम्हें मतलब थोड़ा अलर्ट रहना है बस, कि कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती ना हो जाए। बाकी बिल्कुल क्लियर कट हिसाब किताब है। आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसोटोन्स, चारों को आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो और चारों में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, नाम से ही कनेक्ट है। आइसोटोन, टोन मतलब न्यूट्रॉन सेम है। आइसोबार वजन, आइसोटॉप्स पोजीशन डी सेम ऑप्शन है। रॉन्ग है। तो बेटा इसके करेक्ट आंसर जो जाएंगे वो आप लोगों के हिसाब से ए। ए कितने बी। वाले सब में? A and B। 40। सर D है। सेकंड वालों में 50। सी गलत हो गया ना, 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एल्यूमिनियम में तो 13 इलेक्ट्रॉन है। और बी टू में 10 है। 10। Br माइनस में ब्रोमीन कितने नंबर पे आता है? 35। तो बेटा 35 तो 36 36 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हुए। और इसमें 32। 32। इसमें 32। तो आंसर थोड़ी होगा बेटा, तीनों तीनों होने चाहिए। करेक्ट? सर पूरी पीरियड टेबल याद करनी पड़ती है क्या? नहीं नहीं, क्यों याद करनी पड़ती है? कि सर ब्रोमीन का काम पता है। ऐसे धीरे धीरे पता चल जाता है बेटा। जैसे आज ब्रोमीन का पता चल गया तुझे 35 पे आता है, ऐसे एकदम से रटनी नहीं होती है भाई। आज एक सीख लिया ना हमने ब्रोमीन, तो किसी दिन दूसरा आ जाएगा बेटा, है ना? जब पीरियड टेबल पढ़ेंगे तो और आ जाएंगे ये सब चीजें, उसकी हमें टेंशन नहीं करनी है। ठीक है, ये काम तुम लोगों ने आराम से कर लिया है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है चलो, अब एटम का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है
एक बार वो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, फिर उसके बाद अपन डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उस पर बात करेंगे। दो पार्ट हो गए बेटा एटम में, न्यूक्लियर और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। इसके अंदर भी खूब सारे पार्टिकल होते हैं, और फिर बाहर पार्टिकल नहीं होते, बस ये बाहर तो बीच बीच में कोई बाय चांस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बाय चांस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बेटा। सर ये किसका डायग्राम? एटम का, एटम की जो पिक्चर तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे थे वो, इसी को फिर एक्स्ट्रा अपन थोड़ा न्यूक्लियर पार्ट पढ़ा। दोनों पूरा ये कंप्लीट एटम है, इसी में अपन दोनों करेंगे बेटा। अब देखो ये दिख रहा है ना, ये लाइंस कोई मैटर है क्या? ये मैटर समझते हो ना? ये नो लाइंस तो सर, बस ये इमेजिनरी है। ये तो इमेजिनरी लाइंस बनाई है हमने, बस चीज जो है वो तो ये है, ये है वो तो तो इसमें बेटा ये तो न्यूक्लियर पार्ट हो गया, ये, और इसके बाहर ये यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोग्राम है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस की खुद की अलग केमिस्ट्री है, न्यूक्लियस में अंदर कलाकारियां होती है, उसकी अलग केमिस्ट्री है, पूरी एक ब्रांच है पूरी केमिस्ट्री की, जिसको न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं। और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में हो गए इलेक्ट्रॉन, ये अब मुझे बताओ, ये जो जगह हमने खाली बनाई है, ये यहाँ कौन रहता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। नहीं नहीं नहीं, अरे बेटा ये जो देखो ये नहीं खाली रहता, जगह, कोई नहीं कुछ नहीं रहता बेटा। कोई भी इलेक्ट्रॉन तो ये बना दिए मैंने, ये देखो ये यहाँ थोड़े 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 दिख रहे हैं ना, व्हाइट व्हाइट, वो है वो Yes, sir. पार्टिकल, वो है, दीज आर द पार्टिकल्स। जो व्हाइट व्हाइट मैंने बनाई वो पार्टिकल है, उसके अलावा कुछ नहीं है, वैक्यूम है, मतलब नथिंग। ये सब क्या है, खाली जगह पड़ी है, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये मान के चलना पड़ता है। अब देखो इस पिक्चर से वो चीज विजुलाइज नहीं हो रही है, मतलब रियलिटी में देखें तो ये पूरा इसका रेडियस, ये किसका रेडियस होगा, एटम का या न्यूक्लियस का? एटम का, हाँ, और ये न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का। यस। अब इसमें अपन थोड़ा ये महसूस करना चाहें कि भाई ठीक है न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस कितना छोटा होता है और एटम कितना छोटा है, दोनों को कंपेयर। 1 सेंटीमीटर तो आप जानते हो ना तुम लोग, 1 सेंटीमीटर लगभग इतना होता Yes, होगा sir. ना? ये 1 सेंटीमीटर हो गया। ये इस 1 सेंटीमीटर रेडियस की अगर तुम ये बना लो, ये मान लो बेटा मेरा न्यूक्लियस है, बताओ ये आंखों से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है ना? नहीं आप Yes, sir. 1 सेंटीमीटर दिख रहा है। दिख रहा है। देख रहा है। अब ये न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के बाद अगर मैं एटम की पिक्चर सोचूं तो यहां 1 से रेडियस किलोमीटर। लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको, तब ये बाहर वाली बाउंड्री आएगी।
तो ऐसे सोचो 1 किलोमीटर रेडियस का एक गोला बना हुआ है, स्फेयर बना हुआ है। उस 1 किलोमीटर के स्फेयर को मैं बोलता हूं दिस इज एन एटम। तो उस एटम में तुम न्यूक्लियस ढूंढने जाओगे ना, तो बेटा तुम्हें लगभग पूरा 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा, एक साइड से जाओगे तो अंदर। तो न्यूक्लियस आपको हो सकता है मिले ही ना, इतना छोटा है। तो 1 किलोमीटर, अच्छा अब बताओ उस 1 किलोमीटर में हम चलते गए, हमें कौन मिलेंगे उस 1 किलोमीटर में? कभी कभार बाई चांस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन। वो भी कभी कभी मिलेंगे हमें। कोई भिड़ गया, अबे कौन है, आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर गए अंदर। तो जब हम रुक जाएंगे, हमें रोक लेगा बेटा वो, हम कहीं ना कहीं किसी चीज से भिड़ेंगे, तब हमें महसूस होगा अच्छा इसमें कुछ है, कोई यहाँ पे है। तो थोड़ा आइडिया हो गया ना कि न्यूक्लियस एटम के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा ही छोटा होता है, और ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर लिया गया है। अब बेटा एटम को नहीं देख सकते, न्यूक्लियस को कहाँ से देखेंगे? और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, उसकी तो बात ही मत करो। उनको तो सपने में भी नहीं देख सकते कि क्या है, ना आज तक किसी ने देखा है। फिर भी उनके होने के एविडेंस मौजूद हैं कि वो चीजें हैं। तो बेटा कई चीजें नहीं होती है लेकिन अपने होने का एहसास करवा देती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, या आज मैं तुम्हें इतनी दूर से पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे सामने फोटो आ रही है, कोई तार वार नहीं जुड़ा हुआ है। पहले नॉर्मल वायर से जुड़ते थे तो लोगों को सोचते थे कि वायर के अंदर से कुछ जा रहा होगा, अब तो बिना वायर ही काम हो रहा है ना। फिर भी हाँ, हम आपस में एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कई बार हमारी खोपड़ी मानती नहीं है। हमारी खोपड़ी इस बात को मानती है जो हमारे सामने होता है, जो दिखता है, या फिर बचपन में हम जो चीजें पढ़ लेते हैं उनको मान लेते हैं। जब हमारा दिमाग काम करने लग जाता है तो हम खुद एविडेंस आते हैं, मतलब हम ये चाहते हैं कि हम खुद एक्सपेरिमेंट करें और फिर हमें ये पता चले, वरना मैं तो मानूंगा नहीं। मतलब हमारी खोपड़ी कई बार चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन हम समझदार हो गए हैं, और जो बुद्धिमान लोग बहुत सालों पहले बातें कह गए उनके रिजल्ट्स को पढ़ रहे हैं बेटा हम। तो हमें उनको एक्सेप्ट करना है और फिर दिमाग लगाना है कि उन्होंने ऐसा कहा था, ठीक है मान लिया, अब उससे क्या क्या चीजें हो जाएगी, एप्लीकेशन वाला पार्ट। मतलब हमें रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च लोगों ने कर दिया, उस रिसर्च की चीजों को दिमाग में सोच के और उसका एप्लीकेशन हमें समझना है कि किसी साइंटिस्ट ने ऐसा कहा तो अच्छा, ऐसा कहा तो मान लेते हैं, फिर इससे क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं, उन पे हमें बात करनी है सारी, कि भाई किस तरह से न्यूक्लियस एटम। न्यूक्लियस के डिस्कवरर कौन है? नहीं पता? शायद रदरफोर्ड। गोल्डस्मिथ थे। ना ना, न्यूक्लियस का रदरफोर्ड बेटा। न्यूक्लियस का पता एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो दिए हैं वो रदरफोर्ड ने दिए हैं। तो रदरफोर्ड जी ने न्यूक्लियस का पता लगाया। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन इन सब पे काफी रिसर्च हुए हैं। मतलब उनके कई सालों की रिसर्च जो हम 5 मिनट में पढ़ के खत्म कर देते हैं, वो जो बातें 5 मिनट की है उनके पीछे उनकी पूरी लाइफ लगी हुई है, जिन लोगों ने ये काम किया है। ठीक है, चलो इस पे आते हैं अपन। तो बेटा इनको क्या बोलते हैं, जो अभी तो मैं लिख देता हूँ, इनका नाम होता है, जो सर्कुलर रिंग्स बनी हुई है ना बेटा, इन सर्कुलर रिंग्स को बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट। ऑर्बिट, या फिर दूसरा नाम क्या है, शेल। या फिर इनको बोल देते हैं एनर्जी लेवल। जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 गेम्स में आता है ना, लेवल, पहला लेवल पार कर गए, अब दूसरे में कुछ और चीजें आएगी। हाँ, तो ये होते हैं शेल के बाद अपन इसको बोल सकते हैं एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, ये वही चीज मैं याद दिला रहा हूँ जिनका आइडिया सबको पहले से होना चाहिए था, नहीं है तो अब हो जाना चाहिए, क्योंकि हम इससे आगे की बातें पढ़ेंगे। तो ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, इनके नाम भी होते हैं। न्यूक्लियस से हम चलेंगे तो न्यूक्लियस की तरफ से काउंट करते हैं, तो बेटा ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, फिर इसके बाद आएगा तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। पहले सेल को कुछ लोग के भी बोल देते हैं, दूसरे को एल बोल देते हैं। तो एक ही बात है, पहला बोल दो दूसरा बोल दो, चाहे के एल एम एन ओ पी बोल दो, दीज आर जस्ट नंबर्स और नेम। इसमें कैसे बस वो ये बेटा कि साइंटिस्ट, बोर साइंटिस्ट था, उन्होंने के से स्टार्ट कर लिया, अब वो ए से स्टार्ट कर ले तो ए से भी कर लेते, है ना।
भाई उन्होंने के से लिया है तो अपन भी के से पढ़ लेंगे, वो तो नाम की बात है। KLMN आर द नेम ऑफ दीज सेल्स। बस जैसे रूम होता है तो रूम का नंबर भी होता है, नाम भी हो सकता है बेटा। जैसे रूम नंबर 2, क्या नाम नहीं हो सकता क्या रूम के? होते हैं, नाम भी होते हैं बेटा। हाँ, राम कक्ष, श्याम कक्ष, ये कक्ष वो कक्ष है ना, इस तरह के नाम भी होते हैं। तो ये 1 2 3 तो इनका नंबर है और KLM उनके नेम है। किनके बताओ, किनके? शेल के। तो शेल अलग अलग आ गए तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसके लिए उनके अलग, जैसे रूम होता है तो रूम में भी नंबर देने पड़ते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाता है ना बेटा कि तुम्हारा रूम नंबर 3 है। भाई बहुत सारे रूम होते हैं तो बिना नंबर के मैनेज नहीं हो पाएगी चीजें। तो ऐसे चीजों को मैनेज करने का एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो इस तरह की चीज आपको हर एक स्टूडेंट को आनी चाहिए, इवन आती होगी। मैं थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ तौर कर देता हूँ, ये वाली बातें मुझे लगता है कई बच्चों को नहीं आती होगी। शेल में कौन रहते हैं? किसका घर होता है शेल? इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल। किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सारे बच्चे शायद जानते होंगे। बताओ मुझे, फटाफट बताओ। 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर। अब बेटा जो नहीं जानते थे वो आज के बाद जान लेना है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये आगे तक जाएगी ये बात। ऐसा नहीं है ये बात पुरानी हो गई यही खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन तो बनेंगे। तो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम हो सकते हैं बेटा। वर्ड्स पे चलिए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल 2n स्क्वायर, और n क्या है? शेल का नंबर है। सेल नंबर है। तो इस हिसाब से इधर मैं शेल ले लूं, इधर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बताओ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 तक। अच्छा कितने सेल तक पूरी दुनिया निपट जाती है? 118 तक। शेल बेटा, शेल। 7 तक हो शेल। जाती है। किसी भी दुनिया के कोई भी एटम को उठा के देख लो, ज्यादा से ज्यादा 7 सेल तक उसका पूरा प्रोग्राम ही निपट जाता है। चलो करेंगे ये भी बातें आगे, थोड़ा आइडिया हुआ। बताओ बच्चों, फर्स्ट वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 ऐसे करके मत करो बेटा, ये n की वैल्यू 1 रख दो। हाँ 2, ये शेल नंबर है, n है ये। बोलो 18 2 8 18 अरे 32। तुम कैसे बात कर रहे हो बेटा? 2n स्क्वायर में कितने आए? 8। फिर 3 का स्क्वायर और उसका डबल 9। हाँ 18। तो ये तो यार आना चाहिए। फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने। 32। अरे भाई n की वैल्यू दे रखी है, फॉर्मूला ये रहा यार, इसमें क्या तुम कलाकारी लगा रहे हो? बताओ दिक्कत है क्या किसी को? नो सर। 2n स्क्वायर, n की वैल्यू रखो, 1 रखो, 1 स्क्वायर 1 2 आ गया, 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 8 आ गया, 3 रखो, 9 का डबल, 4 रखो, तो ऐसे स्क्वायर का डबल करते चलो ना। 1 4 9 16 उनके डबल हो गए, 2 8 18 32। ये सेल्स हो गए बेटा। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये बेस मजबूत कर रहे हैं अपन। ये सारी चीजें फिर काम आती है, तो कईयों के खोपड़े काम नहीं करती, कईयों को पता है, अच्छी बात है, फटाफट लिखते चलो, दोबारा तुम्हें इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बेटा ये?
इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स आप बनाए हैं वो। हाँ, अब इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा कि थर्ड में पहले 8 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। स्कीम देखो क्या है, 2 8 8 2, देन बाद में इसकी फिलिंग होती है और फिर ये कहाँ तक जाता है, 18 तक। फिर उसके बाद यहाँ आता है वापस 3 4 5, ऐसे चलता है ये। दोबारा समझो इस बात को, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, 2, कोई टेंशन नहीं है। सेकंड वाले में कितने आने हैं, 8, कोई टेंशन नहीं है। 8। थर्ड वाले में पहले 8 ही आने हैं, उसके बाद फोर्थ में चले गए बेटा कितने, 2। 2। ये रूल्स होते हैं जो आगे अपन ज्यादा बहुत ही डेप्थ डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये बेसिक जो पुराना ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो तुम्हें आना चाहिए। तब रेजोनेंस जाके में अपन, पढ़ा है तो 9th में। हाँ, तब जाके हम बात करेंगे बड़े कॉन्सेप्ट की। जब छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं आते तो घपला हो जाता है। तो बेटा 2, फिर 2 के बाद अगर कोई आया 3 4, एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं 3 4 अगर हैं तो वो इसमें जाएंगे। ये ऐसे बना लो तुम भी। तो ये पहले 8 के बाद 2 यहाँ जाएंगे, फिर वापस 8 18 बनेगा, फिर वापस 2 फिल होगा, ऐसे होगा। अब चलिए एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करें इस बात को बेटा। यस सर। एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा हाइड्रोजन में, 1 1। 1। पहले में 1 ही आया बस। हीलियम 2 2, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया कंप्लीट। यस सर। कंप्लीट। अब हीलियम के बाद बोलो, लिथियम। लिथियम 3 भर देंगे इसमें, 3 लिख देंगे क्या, नहीं बेटा, रूल होता है 2 से ज्यादा नहीं चल सकते। तो 2,1 कौन से ऑर्बिट में आ गए इलेक्ट्रॉन, सेकंड। m ऑर्बिट। सेकंड। अगर लिथियम की फोटो बनाने के लिए कोई तुमसे कहे तो आप ऐसे बना दोगे, 3 प्रोटॉन और उसके बाद एक और उसके बाद दूसरा। ये एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया एक तरीके से, ऐसे ये। अब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होते जाएंगे कब तक, जब तक 8 नहीं हो जाते। तो बहुत सारी चीजों को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं कर सकते बेटा। अच्छा, इसके बाद बोलो, लिथियम के बाद बेरिलियम बेरिलियम 2,2 बिल्कुल, बोरॉन 2,3 कार्बन नाइट्रोजन 2,4 ऑक्सीजन 2,5 फ्लोरीन नियोन, यहाँ तक आ जाते हैं। तो बेटा 2 ये खुद से लिख लो फटाफट। अब देखो, भगवान ने ये कितने एलिमेंट बना दिए, मान लो 10 एलिमेंट बना दिए सबसे पहले। ये भगवान ने बनाकर अपने अर्थ पर छोड़ दिया कि जाओ तुम। अब वहां सबसे आराम से चैन से कौन बैठे हैं, हाइड्रोजन और नियोन, हीलियम सॉरी हीलियम और हीलियम नियोन। और नियोन। हाँ, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, मस्त आराम से सो रहे हैं, खा पी के ऐश कर रहे हैं। और ये जो बाकी थे ना, ये इधर उधर भटक रहे हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या करें क्या ना करें। बाद में इनको पता चलता है कि भैया हम क्यों भटक रहे हैं। तो ये फ्लोरीन की मीटिंग नियोन से होती है, बोलता है भाई क्यों आराम से बैठा है, देख भाई मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तेरे पास क्या है। वो कहेगा मेरे पास तो 7 ही है। फिर उसे टेंशन हो जाएगी कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया है, तुझे तो 8 इलेक्ट्रॉन देके भेजे हैं, मुझे 7 ही देके भेजे हैं, मुझे अब 1 इलेक्ट्रॉन भगवान से लेना है। क्या भगवान के पास वापस जा पाएगा, नहीं, यहीं से लेगा फिर वो। तो दूसरे एलिमेंट्स को लपेटेगा, चक्कर में लेगा। और दूसरों को चक्कर में लेने का मतलब है
कनेक्शन होना, कंबाइंड होना, कंपाउंड बनना, इस तरीके से कंपाउंड बने। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? एक इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई इट बिकम्स F माइनस। फिर ऑक्सीजन भी बेचैन हो रहा था, उसको 2 चाहिए, इट बिकम्स -2। इसको 3 चाहिए, -3। इसको 4 चाहिए, -4। इसको 5 चाहिए, लेकिन क्या 5 इलेक्ट्रॉन रख सकता है ये? नहीं सर। हाँ, इतना जुगाड़ ही नहीं है उसके पास। उससे बढ़िया तो ये 3 छोड़ देगा ना, और मैं ये कहेगा मैं तो नियोन जैसा नहीं बनना चाहता, मैं तो हीलियम जैसा बन जाऊंगा। तो जो प्रोसेस ज्यादा इजी है उसको पहले फॉलो करेगा वो। 5 इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचने में उससे बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है। 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, 5 इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई भी नहीं दे रहा भैया, तो ज्यादा ही भिखारी है, कहाँ से देंगे? जब ये कह रहा है चलो मेरे 3 इलेक्ट्रॉन ले जाओ जाओ, और मैं बन गया हीलियम। तो बोरॉन +3 में रहता है या -5 में रहता है? बताओ, चलो तुम खुद बताओ। +3। तो बोरॉन ऑलवेज उसके कंपाउंड्स में +3 ही होता है। तो इस तरह से अपन बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज को यहाँ से खींच सकते हैं। इसको बोलते हैं बेटा जन्म कुंडली। लेकिन ये कुंडली भी आदि है, इसमें और तो ये बहुत मेटलाइट क्यों बना? वो बनेंगे सब। अभी इसमें और रिसर्च करेंगे बेटा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा आगे। ये तो वो हैं जो मतलब अपने को आने चाहिए, जो बचपन वाले। अभी ताजा वाले जो बड़े हो गए, हम 11th में आ गए, इन्हीं को मैं आगे याद दिलाऊंगा तुम्हें कि बेटा ये अब ऐसे हो गए, ये ऐसे थे अब ऐसे हो गए। लेकिन कहीं को पहले थे वाले पता नहीं है, तो अब वाले तो फिर मैं क्या 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 कंपेरिजन करूंगा? मैं कहूंगा देखो बेटा अब ऐसे है। अब कई सोचेंगे पहले क्या थे जो अब ऐसे हैं। तो पहले वालों का थोड़ा सा अंदाज हो गया सबको कि इस तरह से अपन सोचते थे कि भाई ये ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, और ये दूसरों के कंपैरिजन में स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए दूसरे एलिमेंट से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। चलो, इसके बाद 8 कंप्लीट हो गया पूरा मामला। अब आओ सोडियम के पास। थोड़ा यहाँ एक चीज लिख लो तुम लोग। वैलेंसी का पता होता है ना? वैलेंसी शेल कौन सा होता है, ताकि आइडिया रहे। तो लास्ट वैलेंसी शेल जो होता है वो आउटर मोस्ट सेल होता है, लास्ट सेल होता है बेटा। लास्ट बोल दो चाहे। अब देखो कईयों को नहीं आती, छोटी छोटी टर्म्स है ये, कईयों को आती है, बट मैं तो चाहता हूँ भैया पूरे हर एक बच्चे को आनी चाहिए। तो वैलेंसी शेल, क्योंकि ये वर्ड जब डायरेक्ट आता है ना, तो कईयों के फिर अब ये डायरेक्ट आ गया, तो उस टाइम पे मैं ये थोड़ी एक्सप्लेन करने बैठूंगा कि वैलेंसी शेल क्या होता है। इसलिए सिस्टमेटिक जो जो चीजें आ रही है वो पहले से हमें पता होनी चाहिए। तो वैलेंसी सेल, लास्ट और आउटर मोस्ट सेल। फिर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट। अब इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, गुड, इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंसी शेल। फिर ओनली वैलेंसी वर्ड आता है, Binding power of an element. बताओ क्या होता है बेटा वैलेंसी? बाइंडिंग Combining power of Binding कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी है। कैपेसिटी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा ठीक रहेगा। इसके 2 फिर पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, वही तुम लोग जानते हो मुझे ऐसा लगता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और दूसरा होता है कोवैलेंसी। दोनों नाम याद रखने हैं भैया। क्या क्या बताओ? इलेक्ट्रोवैलेंसी एंड कोवैलेंसी। हाँ, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर अपन बोलते थे ना, और कोवैलेंसी होता है नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो आ जाएगा सब, बट अभी तो डेफिनेशन ध्यान रख सकते हैं। कोवैलेंसी, को वर्ड से ध्यान रहेगा ना बेटा, कोवैलेंट बॉन्ड में वैलेंसी। तो जैसे एक स्पीशीज कितने बॉन्ड बना रहा है वो उसकी वैलेंसी आ जाती है। क्लियर? जैसे CH4 है, तो CH4 में हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। नहीं, अरे बेटा single हाइड्रोजन तो, हाँ हाइड्रोजन तो 1 ही बना रहा है, तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1। लेकिन कार्बन को देखें तो कार्बन के चारों तरफ देखो यार, 4
तो ये एक एग्जांपल के थ्रू अपन इस बात को, इधर तो वही लिखेंगे अपन, इधर मत करना, इधर साइड में लिखो इस चीज को आराम से। तो मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ इसको, ताकि ये वैलेंसी का जो थोड़ा सा डेफिनेशन क्लियर रहे सबके दिमाग में। सर हाँ सर एक बार वैलेंसी वाला हाँ दोबारा देखो। सर जिस कोवैलेंसी हाँ बोलो बेटा। सर कोवैलेंसी तो फिक्स्ड रहती है ना सर, जैसे कार्बन हमेशा 4 ही। नहीं, हमने जो देखे हैं उनके लिए फिक्स है। अब थोड़ा सा हम बड़े लेवल पे और भी चीजें पढ़ेंगे ना उसके अलावा भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, फिक्स रहती है। यही सारी चीजें इस चैप्टर में आ जाने वाली है। क्यों? क्योंकि ये किसी एटम की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो एटम क्या कनेक्शन करता है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं एटम के बारे में, फिर उसके कनेक्शंस पढ़ेंगे कि एटम कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज से। हाँ बेटा, अपन बात करते हैं कोवेलेंसी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम। थोड़ा सा और पूरा लिख देता हूं ताकि ये जो कौन से बॉन्ड देखने हैं, जिस एटम की बात करेंगे उसके देखेंगे ना बेटा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एन एटम, ये लिख लो पूरी डेफिनेशन। अब इस एग्जांपल से मुझे बताओ कोवेलेंसी ऑफ कार्बन कितनी आ गई? 4 हाँ, और हाइड्रोजन की बात करें तो किसी भी एक One. हाइड्रोजन को देखो 1 1 आएगी। बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ तुम लोग लिख सकते हो कोवेलेंसी ऑफ सी 4, कोवेलेंसी ऑफ H1। ये सिंपल से एक सर एग्जांपल आपने लिया एक है। एग्जांपल दिया था कि H2SO8 वाला एग्जांपल दिया था, उसके अंदर क्या लेंगे ऑक्सीजन का? क्या चीज? H2 S2 H2SO8। हाँ हाँ आपने एक एग्जांपल दिया था ना, इसके हाँ, अंदर इसमें ऑक्सीजन का क्या लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का क्या लेंगे कोवेलेंसी? अच्छा कोवेलेंसी, उसके लिए बेटा ये जैसे मैंने इसकी फोटो बनाई है तभी तो तुम्हें पता चला। ये देखो ऐसे, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये होती है कंडेंस्ड फॉर्म। चिपका के लिख दिया हमने। तो जब ऐसी पिक्चर बनेगी तभी तो तुम्हें क्लियर दिखेगा कि कौन कितने बॉन्ड बना रहा है। तो बेटा इसको एक्सपेंड करो तब पता चलेगा। अब इसको एक्सपेंड कैसे करें? दुनिया में तो बहुत सारी चीजें होती है। मैंने तो CH4 का इजी सा एग्जांपल ले लिया, वो इसलिए ले लिया कि तुम इसे जानते हो। सर तो बेटा ये बॉन्डिंग में पढ़ेंगे तो वहां ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारे जितने भी, ये तो छोटे मोटे हैं, कुछ भी नहीं है ये तो। सर 5 है कोवेलेंसी इसकी, किसकी? ऑक्सीजन की। नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं आ सकती है ना, वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपने को। सर इसमें तो दोनों बॉन्ड है सर ना, परऑक्सिलिक भी है और नॉर्मल बॉन्ड भी है। बॉन्ड भाई ऐसे नहीं, कितने कितने एटम्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड कितने बना रहा है, तो वो उसमें आ जाएगी सब। उसमें पाई सिग्मा उग्मा उसकी टेंशन नहीं लेनी है बेटा। हाँ बोल बेटा। सर जब कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसकी कोवैलेंसी 1 होगी या 4 होगी? बेटा जैसे तू कार्बन के साथ देख, मैं यहाँ लिख देता हूँ। बढ़िया सवाल है। देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है। अब हम किस कार्बन को देखें, लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट को चार देखो। चार बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड थोड़ी ही कुछ होता है। होता है बेटा, वो भी होता है। अब देखो तुम बोल रहे हो ये, तो पहले इसके सारे सारे देखने पड़ेंगे बेटा। तो इसके चारों तरफ देखना पड़ेगा आपको, चारों तरफ कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है। तो ऐसे थोड़ी एक साइड से देख लिया हमने। तुम खुद बताओ, सारे बॉन्ड देखने ओ, चाहिए। ये डिपेंड करता है कौन सा एलोट्रॉप है। नहीं 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 नहीं, बॉन्ड तो 4 ही आएंगे बेटा, कोई भी एलोट्रॉप हो, बॉन्ड तो 4 ही आएंगे इसके। सर ग्रेफाइट के नहीं अंदर सर 3 होता है और एक पूरा नहीं होता ना, तो कैसे? 4 होते हैं बेटा ग्रेफाइट में। तुम लोग 9-10 तक अभी पूरा उतना थोड़ी पढ़े हो, है ना। ग्रेफाइट में 4 होते हैं, कैसे? बिल्कुल 4 बॉन्ड होते हैं बेटा। 3 तो नॉर्मल जो तुम पढ़ते हो। चलो तुम, ये सब चीजें आएगी इसमें, मजा आएगा इस डिस्कशन में, मजा आएगा हमें। लेकिन पहले तो सर सीखेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेटा, कोई बॉन्ड कमजोर होता है ना,
कमजोर बॉन्ड, तो जब अपन करंट लगाते हैं तो करंट एनर्जी होती है, उससे वो ब्रेक हो जाता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें करंट की वजह से फिर जनरेट होते हैं। तो अगर तुमसे पूछे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, नहीं होते, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, इसलिए बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मतलब नॉर्मली तुम्हें ये पढ़ा दिया गया होगा कि उसमें से 3 तो बॉन्ड बना लिए और चौथा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ऐसा बोल दिया होगा। वंडरवॉल फोर्सेस से अट्रैक्टेड होते हैं किस वजह से? नहीं 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 नहीं, 4 बॉन्ड तो बेटा मजबूत बन चुके, उसमें से 3 ज्यादा मजबूत होते हैं, एक थोड़ा कमजोर होता है, और फिर जो वंडरवॉल की तुम बात कर रहे हो वो फिर उनसे भी कमजोर होता है। तो ये बॉन्डिंग के बाद जब बॉन्डिंग में करेंगे तब अपने ज्यादा डिटेल से पढ़ रहे हैं। अभी देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम कहाँ कहाँ से एक एक चीजें ले रहे हैं, तो ऐसे सिस्टमेटिक एक चलती जाएगी, तो ये आ जाएगी सब चीजें, तो फिर मजा आएगा डिस्कशन का इन चीजों का। हाँ बेटा कोई बोल रहा था कुछ? सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कार्बन का मॉलिक्यूल सर C2 या फिर सर ऐसा कुछ होता होगा, हाँ तो होता है ना, C2 उसकी होता है कोवेलेंस कितनी होती है? भाई, जैसे C2 हो गया, ऐसे ऐसे होता है बेटा ये C2। अब इसमें इसकी कोवेलेंसी कितनी आई बता, कितने बॉन्ड बना रहा है ये 2, ये इसमें कितनी आई 2, ये है। अब जैसे मान ले, हाँ अभी मान ले ये ऐसा है, ऐसे, अब बता इसकी कितनी है 4, 1 2 3 4, ऐसे बॉन्ड गिनने होते हैं। तो ये बॉन्ड क्या होते हैं वो सिखाऊंगा मैं तुम्हें सब बेटा, अभी तो छोटे मोटे चीजें हमने डायरेक्ट कर ली, अब तो पूरा, अब देखो कैसे सीखेंगे। पहले हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं, अब उस एटम की पूरी पिक्चर क्लियर है, जब दूसरे एटम की पूरी पिक्चर क्लियर है, इसमें क्या क्या होता है, कहाँ होता है, फिर ये दोनों कैसे जुड़ते हैं, वो चीज वेरी क्लियर अपने आप ही आ जाएगी, है ना। बॉन्डिंग वॉन्डिंग सब भाई, अपने तो बिल्कुल केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट कर दी हमने, बिल्कुल बॉटम जीरो से एटम के से स्टार्ट कर दी। एटम क्या होता है पूरी रामायण उसकी देखेंगे, फिर उसके बाद एक एटम से दूसरे एटम का कनेक्शन हुआ, उससे तीसरे का कैसे होगा, तो बहुत सारी चीजें उससे लिंक होने वाली है। तो ये अब रियलिटी में तो अब पढ़ रहे हैं बेटा केमिस्ट्री अपन, पहले तो सीधा एग्जांपल आ गया, डायरेक्ट रट लिया कि भाई इतने बॉन्ड बना लिए, CH4 ऐसे होता है, CH4 कैसे होता है, इसी को समझने के लिए पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, जबकि हमने तो बना दिया 4 बॉन्ड बन गए। अब बताओ इसके अंदर क्या क्या, मैं देखो इसमें क्या ड्रॉबैक्स बता दूं आपको, आप मुझे बताओ इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना आ रहा है? नॉट सर डिटरमाइन, हमें तो नहीं पता। नहीं हमने जो बनाई है पिक्चर उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसमें तो 90 डिग्री है। उसमें तो 90। 90 डिग्री। अब रियल में CH4 को बुलाओ, CH4 हमारे सामने आओ, फिर उसको देखो, पूछो उससे कि क्या तुम्हारे 90 डिग्री के एंगल है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, मना कर देगा नो भैया सर। तुम कौन सी फोटो बना रहे हो तुम। तो ये एक कभी रिप्रेजेंटेशन है, पढ़ रहे चीजों को, धीरे धीरे उनके प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे हमें। ये मैं बोल रहा हूँ कि एक लेवल होता है हर चीज का, कि किस लेवल तक अपन गए। दूसरी चाय आ गई भाई, आज तो क्या चक्कर हुआ। तो बताओ चलो आगे सीख लेंगे बेटा। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके आंखों के सामने जो प्रिंटेड चीजें है ना, उनमें तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिना प्रिंटेड चलने दो दिमाग में, उनको रख दो एक तरफ, और जो प्रिंटेड आ रहा है सिस्टमेटिक उनको सीखते चलो और मेरे से पूछते चलो कि सर ये क्या होगा। भाई ऐसे तो अनलिमिटेड डिस्कशन हो जाएगा बेटा हमारा, है ना। अभी जैसे मैंने पढ़ा है वैलेंसी, भाई वैलेंसी क्या होता है, तो आपने बोला कैपेसिटी होती है, बाइंडिंग कैपेसिटी, सही बात है। वो कैपेसिटी 2 तरह से अपन डिफाइन कर देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी जो ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह होते थे +2 +3, कोवैलेंसी कोवैलेंट बॉन्ड से आती है, बस इतना ही सीखना था हमें इसमें। चलो मुझे बताओ सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन फटाफट। 281 281। हाउ मेनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज? 10 what is the name of its valency shell? तुरंत KLM, बिल्कुल सही है बेटा, तीसरा है ये, हाँ ये तीसरा सेल है, ये इसका तीसरा सेल है, पहला दूसरा तीसरा, ये वैलेंसी सेल है, थर्ड KLM। चलो मैग्नीशियम पे आओ फटाफट। 282। तो बताओ सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अगर वो नियॉन होना चाहता है? डोनेट। बस अपने आप ही आगे सारी मामला क्लियर ही हो गया। एल्यूमिनियम 283
अब एक बार मुझे बता दो तुम कि इस चैप्टर में नो डाउट डेप्थ के नॉलेज हम गेन करेंगे, लेकिन ये मोल जितना ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल रिएक्शन विएक्शन वहां तो काफी सारी चीजें आ गई, तो वो तो साल भर चलने वाला है और वो चीजें और मजबूत होगी जब हम ऐसे पढ़ रहे हैं एक एक। तो कहा था मैंने कि मोल कॉन्सेप्ट सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है 11वीं क्लास में जो लगता है बच्चों को। ये तो कुछ भी नहीं है, इनको तो बार बार रिवाइज करते चलो, कॉन्सेप्ट अपने खुद के हिसाब से चीजों को समझते चलो। तो सबसे हार्ड है क्या मोल कॉन्सेप्ट? मोल कॉन्सेप्ट सबसे हार्डेस्ट चैप्टर बोलते हैं बेटा। लगा तो नहीं था। नहीं लगा था, बहुत अच्छी बात है नहीं लगा था, लेकिन बेटा अभी पूरे क्वेश्चन तुम देखना नहीं बना सकते हो, उलझ जाओगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के तुम नहीं क्वेश्चन बना पा रहे सर। हाँ नहीं बना पा रहे, क्यों? उसका कारण है कॉन्सेप्ट में तो तुम्हें आता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में वो आगे की केमिस्ट्री दे देगा। मान लो कोई रिएक्शन ही नहीं लिखी तो हम फंस के रह जाएंगे ना उसमें, तो वो आगे की केमिस्ट्री धीरे धीरे आएगी, तो वो सब चीजें 100% आप कह दोगे कि हाँ अब हम बना देंगे। अभी जैसे इस चैप्टर में अभी के लिए हार्ड है वो मोल कॉन्सेप्ट, अभी जिस हिसाब से हमने पढ़ा है वो। हाँ कि भाई अभी के लिए अपन उसको नहीं, वैसे टोटल भी बच्चों को जो लगता है वो हार्ड लगता है, क्यों? क्योंकि कईयों को बेसिक शुरू के आइडिया नहीं होते हैं, तो उन्हें दिक्कत आ जाती है, मोल क्या है कैलकुलेशन क्या है, शुरू में डर जाते हैं कई 9th बार क्लास में भी तो पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट। बेटा कुछ लोगों ने पढ़ रखा है, सारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं। भाई तुमने कोचिंग कर रखी थी, सारे बच्चे नहीं पढ़े सर बस तो थोड़ा सा आइडिया था मोल का। तो उसी चीज का फायदा है ना, आज अपन कंफर्टेबल और काफी सारी चीजें पहले से पता है, तो एकदम से दिमाग पे बर्डन नहीं आता है। आज का लेक्चर मैंने पढ़ाया और तुम्हें सारी चीजें ध्यान नई नई आ गई तुम्हारे लिए, तो तुम्हें सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग में रोकना पड़ेगा। और तुम्हें लग रहा है इसमें से तुम्हें 60% चीजें तो मुझे पहले से पता थी, वो तो केवल सर ने रिकॉल कराई है, तो तुम्हें ओनली 40% पे फोकस करना है, तो ब्रेन के ऊपर लोड कम हो गया बेटा। तो यही तो फायदा है कि अपन पहले से पढ़ रहे थे। अभी तुम 11th में पढ़ रहे हो, आराम से देखो कितने दिनों तक हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कितने दिनों तक एटॉमिक चलेगा, क्यों? हम 11th में पढ़ रहे हैं इसको बेस। और यही चीजें 12th, कई बच्चा डायरेक्ट 12th में आता है हमारे पास, तो 12th में 11th 12th दोनों पढ़ाते हैं, तो उनका फिर अलग हिसाब होता है, उनके अलग ही स्पीड अलग लेवल से चलती है। अब बच्चों को फिर समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, तो उसके लिए उतना टाइम नहीं मिल विजेता सकता। बैच। हाँ एक विश्वास चलता है, फिर उसके बाद विजेता में तो 12th पास वाले आते हैं, तो वो तो सहन कर लेते हैं चीजों को, वहां तो नहीं आती उनको ज्यादा दिक्कत। ठीक है चलो, अब मैं फटाफट इसके आगे की बातें तुम्हें बता देता हूँ, तुम फटाफट करते चलो। एल्यूमिनियम के बाद बोलो। सिलिकॉन। 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 सिलिकॉन 284। 284। बिल्कुल सही है, फिर चलो फटाफट। फास्फोरस 285। फॉस्फोरस फॉस्फोरस 285। 285। अब देखो मैं तुम्हें रियलिटी बताऊं, कई स्टूडेंट्स को तो यही नहीं पता रहता, तुम इनकी बातें कहाँ कर रहे हो, क्योंकि बेसिक है, शुरू में पढ़ रहे हैं तो नहीं है ध्यान, उन्हें पता ही नहीं था अपने को आईटी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उस सब चीजें दोबारा पढ़नी पड़ती है। हालांकि शुरू मैंने कहा था कि 2030 तक तो हर बच्चे को आना चाहिए, तो इस चीज का लिंक उस बात से 30 नहीं तक कि तो। नहीं, हाँ कि उसको नहीं पता है तो उसका दिमाग कमजोर है, ये नहीं होता है बेटा। इस चीजों में कई बार स्टूडेंट अपने लेवल पे सोच लेते हैं, हमें पता होता है कि भाई नहीं पढ़ते हैं तो नहीं आएगी, भले दिमाग कितना ही पावरफुल हो, पढ़ेंगे आपकी आंखों के सामने चीजें आएगी, बार बार आप रिवीजन करोगे, आपके पास अच्छा दिमाग है तो आप आराम से कर लोगे, कोई मुश्किल चीज होती ही नहीं। 2 8 5 देखो इस हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस एक ही फैमिली के हैं, भाई बंधु है ये तो, सर सेम ग्रुप के। भाई बंधु होने चाहिए। इसके लास्ट में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट में भी 5 इलेक्ट्रॉन है, ये भी वही चाहता है कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये भी चाहता है 3 आ जाए, तो ये प्रॉपर्टीज एक हैं। तो अब ये बेस बन गया बेटा ग्रुपिंग का। मैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अलग अलग स्टडी क्यों करूंगा, इन दोनों को अलग बिठा दो ना एक जगह, ऐसे और आ जाएगा। तो मान लो 10 एटम भी ऐसे आ गए जो एक जैसे थे या उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी आ रही है, तो 10 के बजाय मैं किसी एक की स्टडी कर लूंगा और उसी से उसके रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। बट इस तरह सर से जब हम एल्कली मेटल्स को पढ़ते तो उनके अंदर उनकी स्ट्रेंथ भी तो डिफरेंट होती है। नहीं तो बेटा ये थोड़ी होता है कि 100% सेम हो जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मान लो 100 प्रॉपर्टीज की स्टडी कर रहे हो, 100 में से अगर 50 भी सेम आ रही है या एक रेगुलर ट्रेंड को फॉलो कर रही है, तो बुराई क्या है, एक साथ पढ़ लिया उनको हमने और बाकियों को अलग पढ़ लो। अब बच्चा तो ये चाहता है कि सारे ही एक जैसे आ जाए, मैं तो बिल्कुल एक पढ़ लूँ दूसरे का नाम ही ना लूँ,
तो ऐसा केमिस्ट्री में नहीं होता। इसलिए केमिस्ट्री में कई बार बच्चों का मन जो होता है कि भगवान केमिस्ट्री में ये पढ़ा था, फिर कह रहे हैं, अभी तो कह रहे थे सबके सेम होते हैं, थोड़ी देर बाद में कहते हैं कि थोड़ा सा अलग होता है, फिर उसके बाद होता है ये एक्सेप्शन है। तो कुछ चीजें होती है जो हम पहले से ही हमारे ब्रेन को तैयार करके रखें कि भैया केमिस्ट्री में इसी तरीके से चीजें होती है, रियल लाइफ से जुड़ी हुई चीजों को बिना देखे हुए पढ़ रहे हैं। चलो फास्फोरस के बाद आओ। सल्फर सल्फर 286 286 286। क्लोरीन अब क्लोरीन यही स्कीम जब पहले पढ़ रहे होते हैं तो बहुत माथापची होती है उस टाइम पे, जब 9th में तुम रहे होंगे तो कोई क्या अब तुरंत 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 आ रहा है, तो थोड़ा दिमाग भी हमारा टाइम के साथ बढ़ता है। इसके बाद क्लोरीन अब देखो हमने कहा था इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, लेकिन इतना इजी नहीं है। ज्यादा इजी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी है। तो ये +6 से लेकर -2 तक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, सल्फर के बाद आओ। क्लोरीन 287 और उसके बाद फिर आ जाओ आर्गन। आर्गन तो 288 नियोन फैमिली में एक और मेंबर पैदा हो गया है। नियोन फैमिली मतलब नियोन जिस फैमिली से बिलोंग करता है। 288 ये भी मस्त राम है, आराम से अपने सोता रहता है, कोई टेंशन नहीं है इसको भी किसी से, पूरी दुनिया से इसको कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जैसे जैसे अपन बढ़ते जा रहे हैं तो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं? न्यूक्लियस में अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सोचो, बढ़ते जा रहे हैं। और बेटा पार्टिकल न्यूक्लियस में बढ़ते जा रहे हैं तो उनके बीच में फाइटिंग बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। प्रोटॉन 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 प्रोटॉन। अगर तुमसे कोई कहे कि कार्बन का न्यूक्लियस और कोई कहे कि भाई आर्गन का न्यूक्लियस या पोटेशियम का ले लो, तो ये तो इसमें तो खूब सारे प्रोटॉन हो गए भैया, लड़ाई ज्यादा हो रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें बंटवारा करना पड़ेगा। किसका? न्यूक्लियस का। ये कहेगा ये हमारा हिस्सा है, हम अलग जा रहे हैं, वो दूसरा कहेगा मैं अलग जा रहा हूं, और कुछ को तो बीच में खाली करके भगा देंगे कि भाग जाओ तुम यहां से बीच में से। इनको बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी की ड्रॉप होती है, पानी की ड्रॉप में थोड़ा सा पानी और चिपकाओ, थोड़ा सा पानी और चिपकाओ, तो एक ना एक टाइम के बाद वो बिल्कुल फैल जाती है और अलग हो जाती है, छोटे छोटे और ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट भी होता है। तो बताओ, छोटे न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है या बड़े न्यूक्लियस? छोटे छोटे न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है, बड़े न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल नहीं है। और उसके कारण भी अपन पढ़ेंगे, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हमें हो रहा है ना इसी बातों से कि हाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है इनके अंदर। तो एटम के अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती है। इसके बाद आओ फटाफट बोलो। पोटेशियम अब देखो बेटा, पोटेशियम से यहां से ये टर्निंग पॉइंट आ गया हमारे हिसाब से 289। ये चीज कहां तक जा सकती है? 18 तक, लेकिन जाती नहीं है। 282 तो 8 ही बोले, उसको 8 ही बोलना पड़ेगा बेटा। फिर उसके बाद ये 1, फिर हमने कहा था ना 2 तक ये प्रोग्राम चलता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके भी आगे अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, बट अभी तो चलो भाई अभी तो किसी साइंटिस्ट का रेस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने कहा, हमने मान लिया कि भाई ऐसा करना है, एप्लीकेशन है, हमने कहा तुमने मान लिया, तुमने इसका आंसर बना दिया, मार्क्स मिल गए, खत्म। ये आ गए 2। इसके बाद कैल्शियम का बोलो। स्कैंडियम। अब जो इलेक्ट्रॉन आएगा ना बेटा, बताओ वो किस में जाएगा? 28 हाँ, ये 18 तक जाएगा अब आराम से। तो बेटा देखो 2 8 9 2 ऐसे है ये प्रोग्राम। ये 18 तक जाएगा पूरा प्रोग्राम आपका। तो बताओ स्कैंडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में जा रहा है क्या? हाँ, वो उससे अंदर वाले में जा रहा है। वैलेंसी सेल तो ये है बेटा, बाहर वाला। इसकी वैलेंसी 2 हुई क्या?
हाँ, इसकी वैलेंसी 2 होनी चाहिए, लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो 20 तक ही काम करता है, जो बचपन में हमने पढ़े थे वो। अब इसकी वैलेंसियों के लिए आगे, और यही तो बोल रहा था मैं कि इसको जूम करके स्प्लिट करके देखना पड़ेगा। तो आगे के जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, वहां से क्लियरिटी आएगी कि इसकी वैलेंसी 2 कभी भी नहीं होती। तो अभी इससे वैलेंसी फाइंड करना हमने सीखा भी नहीं है, हमने तो ओनली वैलेंसी की डेफिनेशन सीखी है। सर ये एक एक्सेप्शन है क्या? नहीं, ये एक्सेप्शन नहीं है बेटा। देखो मैं बताऊं, ये कितना स्टेबल कितना है, 8 वाला, ये 8 ही तो चाहता है कि मैं तो 8 रहूंगा, तभी तो 2 यहाँ गए थे। यस ये ऑर्बिटल क्या चाहता है, ये चाहता है मैं तो 8 ही रहूंगा, लेकिन आपने जबरदस्ती से 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 2 तो ये निकलेंगे और साथ में एक और भग जाएगा इसका, ये 8 पे रुकना चाहेगा बेटा वो। तो 8 पे रुकने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? 3। 2 नहीं, 3 लूज करने पड़ेंगे इसमें, इसलिए स्कैंडियम +3 बनाता है। गॉट इट? मैं लिख देता हूँ, Yes, sir. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये वाली लाइन। फिर सर इसने 3 लूज क्यों नहीं की? इसने 3 लूज क्यों नहीं की? करेगा ना लूज, +3 बन जाएगा बेटा। करता है लूज, कौन बोल रहा नहीं करता? पैदा हुआ था तब ऐसा था बेटा, बाद में तो करता है ये कलाकारी। 2 8 8 ये कॉन्फ़िगरेशन आता है स्कैंडियम +3 का, तो जुड़ता है ना दूसरों को, लेकिन डोनेट करने वाला दूसरा कोई हो तब होता है ना, आयन बनाता है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। सर मिनिमम क्या होगा? स्कैंडियम का 0। यस सर। 0 जो सर पैदा हुआ था ट्रांजिशन वो। मेटल है, गेन नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा, सारे ट्रांजिशन मेटल गेन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके सर। हाँ, मतलब इसके लिए कोई क्लियर कट लाइन अपन नहीं बोल सकते, पर्टिकुलर के लिए पर्टिकुलर कंपाउंड में ही ऐसी बात आएगी। ठीक है, इसके बाद आओ टाइटेनियम। टाइटेनियम। 2 8 10 2 8 10 2 टाइटेनियम के बाद वेनेडियम। क्रोमियम। 30 तक करना है बस, ये 30 तक, तो ताकि एलिमेंट भी याद हो गए और इनका क्रोमियम। छोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन भी हमें ध्यान रहेगा। मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, कॉपर, जिंक। कॉपर, निकल, कॉपर, जिंक। तो मैंने बेटा ये आज इसीलिए लिखवाया है कि इसके बाद से कोई भी बच्चा हमारे, मतलब बेटा ये चीजें नहीं आती है ना, तो वो तो ये मान लो कि केमिस्ट्री की एबीसीडी का अंदाजा नहीं है उसे, ये चीजें आनी चाहिए अपने को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये 9th में हमें बताया था कि क्रोमियम में कुछ अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है सर। वो आगे इसमें जो अलग होती है वो मैंने बोला ना बेटा कि ये तो हमें आना चाहिए, अब इसका रिसर्च करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो ये इसका न्यू, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इसका नया कॉन्सेप्ट आएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या घपला है इसमें। कंपैरिजन करेंगे ना बेटा सर दोनों का। तो हमें ये लिखनी है क्या फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन? ये जो लिख रहे हैं वो तो सही है बेटा, ये 2 तरह की चीजें होगी ना बेटा, अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये जो अपन लिख रहे हैं वही लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है इसमें से तो यही करेक्ट आंसर है जो अपन लिख रहे हैं, वो क्वेश्चन ही अलग लेवल से सब जैसे पूछेगा। सर क्रोमियम का हमें लिखवाया था 2 8 13 1। हाँ हाँ, वो अपन आ रहे हैं उस पे भी, अभी आ रहे हैं बेटा उसमें भी। सर कॉपर में भी ऐसा कुछ होता है ना? हाँ, इन दोनों में होता है, इन दोनों को मार्क कर लेंगे। मतलब 30 तक ये 2 एलिमेंट है जिनमें घपला होता है। सर इस हिसाब से तो जिंक को भी एक नोबल गैस होना चाहिए था, या नोबल मेटल होना चाहिए था, क्योंकि 2 8 18 2 हो जाएगा ना। तो 18 नहीं, 8 वाले को ही बोलते हो ना तुम नोबल तो बेटा। सर बट फिर भी देखा जाए तो शेल के अकॉर्डिंगली 18 भी तो स्टेबल होना चाहिए। तो होता है बेटा, देखा जाए तो तुम्हारी बात मानता है जिंक, लेकिन ऐसा नहीं है कि मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। अगर कॉपर जिंक में कंपेयर करते हैं तो जिंक है स्टेबल, नो डाउट, और इसीलिए जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जिंक को तुम गर्म करो, कॉपर को गर्म करो, कौन सा बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा? जिंक वाला मेल्ट हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इसका। तो ऐसी प्रॉपर्टीज आएंगी, होता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई उनके बराबर चला जाएगा। चलो फटाफट इसको कंप्लीट कर दो।
सर सीआर में 12 होगा क्या? हाँ, ये इसीलिए इसको गोला किया है बेटा, ये एक्सेप्शन है, नॉर्मल नियम्स का, नॉर्मल जो अपन पढ़ रहे हैं रूल्स क्यों है, इसको मैं दोबारा याद दिलाऊंगा तुम्हें इसी चैप्टर में, देखना यही स्लाइड खोलूंगा उस टाइम पे बेटा। ठीक है चलो, ये इसके कॉन्फ़िगरेशन आ गए, ये दोनों एक्सेप्शन हैं। नवंबर स्टार्टिंग तक केमिस्ट्री का कितना चैप्टर हो गया रहेगा? नवंबर में कौन सा टेस्ट आ रहा है तुम्हारे? KVP1। अरे वो कोई इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट नहीं, फिर भी काफी सारी चीजें हो जाएगी, मेन बड़े बड़े चैप्टर नहीं पढ़ जाएंगे, बेसिक चैप्टर जो होते हैं। ठीक है चलो, तो ये कॉन्फ़िगरेशन में तो शायद किसी को कोई लफड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, बेसिक सर बेसिक हाँ बेटा। सर KVPY में हमें खुद को भरना है कि रिजोनेंस वाले भरवाएंगे फॉर्म भरवा देंगे यहाँ से, खुद ही भर सकते हो, ऑप्शनल है, और यहाँ से भी भरवा देंगे, खुल जाएगा तो फिर यहाँ आओगे तो यहीं से भरवा देंगे। ओके सर। ठीक है चलो बच्चों, तो ये थोड़ा बहुत जो बेसिक बेटा जो आज जो चीजें पढ़ी हमने ये सबको आ जानी चाहिए। फिर उसके बाद देखो अब यहाँ से अपना कहाँ तक था, जो देखो ये शुरू का जो चार्ट था ना अपना, ये देखो ये पार्टिकल्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। नेक्स्ट अपन कैथोड और एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्पेक्ट्रम एंड प्लंक्स। ठीक है सर? यस सर। हाँ बेटा सर एक बार स्क्रॉल सर ये करेंगे। केवीपीवाई सर ये कंपलसरी है क्या? नहीं कोई कंपलसरी नहीं है, तो बच्चे बेंचमार्किंग है भाई, बच्चा अपना हिसाब से एग्जाम देना केवीपीवाई का अपने आईआईटी से कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिलेबस एक ही रहता है, इसलिए बच्चे दे लेते हैं अपने आप को देखने के लिए कि भाई मेरा क्या रैंकिंग आती है, क्या है भाई, एग्जाम है दे लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें, जो देना चाहते हैं। हाँ तो यहाँ तक है ना, हर बच्चे को बिल्कुल परफेक्ट एक एक चीज होनी चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रा कोई चीज अभी नहीं बताई है तुम्हें, बहुत ही नॉर्मल बेसिक चीजें बताई है जो 10 तक के हिसाब किताब में बच्चों के पास होनी चाहिए थी, नहीं है तो अब हो जानी चाहिए। अब उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस मंथ से स्टार्ट होगी? वो केमिस्ट्री है बस, ऐसे चलता जाएगा, कोई अलग से थोड़ी है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग पेपर थोड़ी होता है आईआईटी में उसका, है ना। वो तो जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल हाँ कुछ भी आते होंगे बेटा, वो तो इसी के साथ चलती जाएगी, ये चैप्टर निपटेगा कभी ऑर्गेनिक का चैप्टर आ जाएगा, वो तो अपने आप आते जाएंगे, कोई ऐसे अलग से बुक थोड़ी बनी हुई है कि भाई ऑर्गेनिक की है और उसकी वो है, पेपर एक ही होता है केमिस्ट्री का बेटा, तो केमिस्ट्री पूरी पढ़नी है अपने को तो। हाँ सर बाकी मेटल्स मैग्नेटिक मेटल्स नहीं होते, बट आयरन कोबाल्ट निकल होते हैं, क्यों? बेटा ये इनकी जन्म कुंडली जो अपन बात कर रहे थे ना अभी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई इनकी प्रॉपर्टीज तो बेटा यहीं से निकल के आएगी ना कि ऐसा क्यों होता है, तो उनकी खुद की नेचर अलग क्यों होती है, तो उनकी कुंडली खोलो पूरी, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, ये सारे तामझाम देखेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा बेटा ऐसा क्यों होता है। इन सब चीजों के आंसर अब मिलने लग जाएंगे तुम्हें, जो पहले हमने डायरेक्ट याद किए थे। ठीक है यस सर।